संरचना में अगला टॉपिक है परमाणु का द्रव्यमान। परमाणु का द्रव्यमान क्या होता है? डाल्टन के सिद्धांत के अनुसार डाल्टन ने यह बताया कि प्रत्येक जो तत्व होता है उसका एक विशिष्ट द्रव्यमान होता है, एक निश्चित द्रव्यमान होता है। और उसी के फिर बाद में उसने बताया कि स्थिर अनुपात का जो नियम होता है उसके हिसाब से ये निश्चित अनुपात में जुड़ते हैं। और ये बात उससे सीधी भी होती है कि अगर विशिष्ट द्रव्यमान होगा, निश्चित द्रव्यमान होगा, तभी स्थिर अनुपात में जुड़ेंगे। बाद में रासायनिक संयोजन के जो नियम हैं उनके हिसाब से वैज्ञानिकों ने परमाणु का द्रव्यमान ज्ञात करने के अलग अलग प्रयास किए और सापेक्ष रूप से जो द्रव्यमान है वो निकालना प्रारंभ किया। लेकिन व्यवहारिक रूप से अपन देखें तो व्यवहारिक रूप से देखने पर परमाणु जो होता है, इस परमाणु के अंदर ये इसका नाभिक है। नाभिक में दो कण होते हैं, एक तो प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो भार होता है, इन दोनों का जो भार होता है वही वास्तव में क्या होता है? परमाणु का भार होता है। वही इसके परमाणु के भार को निर्धारित करते हैं। और दोनों जो कण हैं वो नाभिक के अंदर हैं और इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है? न्यूक्लियॉन्स। क्या कहा जाता है? न्यूक्लियॉन। जो न्यूक्लियस के अंदर, नाभिक को क्या कहा जाता है? न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस के अंदर जो कण है वो क्या हो गए? न्यूक्लियॉन। और कौन से कण होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो वास्तव में इन दोनों का योग ही क्या कहलाता है? उस परमाणु का परमाणु भार कहलाता है। तो ये परिभाषा क्या बनेगी वो देखिए परमाणु द्रव्यमान की, कि जैसे परमाणु का अपन देखें, जैसे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का भार होता है 16 AMU। AMU का मतलब होता है एटम मास यूनिट, परमाणु द्रव्यमान इकाई। ये होता है एटम मास यूनिट, परमाणु द्रव्यमान इकाई। तो 16 जो AMU बना है, AMU तो चलो इसकी इकाई है, लेकिन जो 16 बना है वो कैसे बना है? क्योंकि ऑक्सीजन होता है वो 8 नंबर का होता है। 8 ही तो इसमें क्या होते हैं? प्रोटॉन। और 8 ही क्या होते हैं? न्यूट्रॉन। 8 ही क्या होते हैं? न्यूट्रॉन। दोनों का योग कितना हुआ? 16। तो ये इसका बन गया। ऐसे ही आप इससे पीछे वाले को देखिए, नाइट्रोजन को देखिए जो कि 7 नंबर का होता है, उसका परमाणु भार कितना होता है? 14 AMU, 14 एटम मास यूनिट या परमाणु द्रव्यमान इकाई। तो इसमें भी क्यों होता है? क्योंकि नाइट्रोजन जो 7 नंबर का होता है उसमें 7 ही तो क्या होते हैं? नाभिक में प्रोटॉन और 7 ही क्या होते हैं? न्यूट्रॉन। तो इसलिए 7 और 7 ये मिलकर कितने हो गए? 14। तो देखा जाए तो किसी भी पदार्थ का जो परमाणु भार है उसका निर्धारण कौन करता है? नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या का योग। और इन्हें क्या कहते हैं? न्यूक्लियॉन। क्या कहेंगे? न्यूक्लियॉन। तो परिभाषा क्या बनेगी? परिभाषा बनेगी कि एक परमाणु के नाभिक में उपस्थित, एक परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन, नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन, ऐसा नहीं लिख के ऐसा लिख दें, नाभिक में उपस्थित न्यूक्लियॉन की कुल संख्या। अब न्यूक्लियॉन क्या है? प्रोटॉन की संख्या जोड़ न्यूट्रॉन की संख्या। प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या का जो योग है वही क्या रहता है? इसका परमाणु द्रव्यमान। और नाभिक में उपस्थित जो कण है इनको क्या कहा जाता है? दोनों को न्यूक्लियॉन। तो एक परमाणु के नाभिक में उपस्थित न्यूक्लियॉन की कुल संख्या को क्या कहते हैं? द्रव्यमान संख्या। क्या कह सकते हैं? द्रव्यमान संख्या। ये परमाणु भार की नहीं, अपने द्रव्यमान संख्या की लिख दी है अपने यूनिट जो लिखी है, द्रव्यमान संख्या।
इसको द्रव्यमान संख्या कहते हैं, तो द्रव्यमान संख्या कहते हैं। इसे ए से प्रदर्शित किया जाता है, इसको ए से प्रदर्शित किया जाता है। और ए क्या हो गया वास्तव में, ए बराबर P प्लस N, यानी जो द्रव्यमान संख्या है, अपन बात कर रहे हैं परमाणु के द्रव्यमान की। इस परमाणु का जो द्रव्यमान है उसकी दो तरह से उसको देखा जाता है, एक तो द्रव्यमान संख्या के रूप में और एक परमाणु भार के रूप में। शुरुआत में मैंने यहाँ परमाणु द्रव्यमान लिखा था, लेकिन जो परिभाषा है वो अपन ने किसकी है, द्रव्यमान संख्या की, तो मैंने यहाँ से द्रव्यमान संख्या लिख दिया है। परमाणु द्रव्यमान की दो तरह से अपन नाप करते हैं, एक तो परमाणु भार के रूप में, एक द्रव्यमान संख्या। तो द्रव्यमान संख्या जो पहली है वो किस रूप में आएगी कि नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या का योग है, वही क्या कहलाती है, उसकी द्रव्यमान संख्या। और इसको किससे लिखते हैं, इसको ए से प्रदर्शित किया जाता है। अब इसके बाद में दूसरी है परमाणु क्रमांक, दूसरी चीज आती है परमाणु क्रमांक, और इसको किससे लिखते हैं, Z से। किससे लिखते हैं, Z से। बात बीच में ये कहां से आ गई, ये इसलिए आ गई क्योंकि अपन बात कर रहे हैं नाभिक की, नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की, न्यूट्रॉन की। तो नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की योग को तो क्या कहेंगे, द्रव्यमान संख्या। और अगर केवल प्रोटॉन की संख्या की बात करें तो नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या को ही क्या कहा जाता है, परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या। तो आप परिभाषा लिख दें, किसी परमाणु में उपस्थित परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या, नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या कहलाती है। परमाणु संख्या भी बोलते हैं उसको, परमाणु संख्या कहलाती है। परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या इसको बोलेंगे। ये क्या होगी, इसे Z से प्रदर्शित करते हैं, इसे Z से प्रदर्शित किया जाता है। ये बात इन दो चीजों की, जो नाभिक में उपस्थित जो कण है उनके आधार पर क्या क्या नाम होता है। तो अपन इसको ऐसा भी कह सकते हैं, A बराबर, अब जो प्रोटॉन की संख्या P है इसकी जगह अपन क्या लिख सकते हैं, Z, क्योंकि प्रोटॉन की संख्या को क्या कहते हैं, परमाणु संख्या या Z प्लस N। ये एक नया फॉर्मूला बन गया। यहां पे क्या होगा, यहां A बराबर क्या होगी, A हो गया द्रव्यमान संख्या, A बराबर क्या होगी, द्रव्यमान संख्या। Z बराबर क्या हो गया, परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या, परमाणु क्रमांक। और N बराबर क्या होगी, न्यूट्रॉन की संख्या, न्यूट्रॉन की संख्या। ये इतना ध्यान रखें आप। इसके बाद है अपना परमाणु भार। परमाणु भार क्या है, एक तुलनात्मक अध्ययन है दूसरे तत्वों से। जैसे शुरुआत में ही इलेक्ट्रॉन की जब खोज हुई तो इलेक्ट्रॉन का E/m यानी आवेश बटा द्रव्यमान का जो अनुपात है वो निकाल लिया गया था, वो ज्ञात कर लिया गया। इसके बाद ये देखा गया कि जो बाकी जो तत्व हैं उनका परमाणु भार कितना है। द्रव्यमान संख्या अलग होती है, परमाणु भार अलग है। देखने में ऐसा ही लगता है, कई बार बोलने में भी अपन ऐसा ही बोल लेते हैं कि दोनों एक ही चीज है, लेकिन दोनों में फर्क होता है। तो द्रव्यमान संख्या तो अपन ने नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन न्यूट्रॉन की संख्या को योग को बताया। अब ये जो है परमाणु भार, वो एक तुलनात्मक अध्ययन है। तो सबसे पहले जो तुलना की गई वो किससे, सबसे छोटे परमाणु, और सबसे छोटा परमाणु किसका है, हाइड्रोजन का। तो उसको माना गया 1 इकाई, हाइड्रोजन वाले को क्या मान लिया गया, 1 इकाई। और फिर उससे तुलना की गई कि कोई भी तत्व उसका परमाणु भार वो संख्या है जो ये बताती है
कि वो उस तत्व का परमाणु हाइड्रोजन के एक परमाणु से कितना गुना भारी है। यानी एक परमाणु ले लिया किसी भी तत्व का, एक परमाणु हाइड्रोजन का ले लिया और इनके भार की तुलना की कि ये कितना भारी है। ये जितना भारी है उतना ही, ये मान लो इसका 10 आया, इसकी तो मान लो 1 मान ली, इसका 10 आया, तो 10 में 1 का भाग दिया तो कितना आया 10, तो ये कितना हो गया 10 गुना भारी। तो परमाणु भार उसको कहा गया कि जो ये बता रहा है कि ये कितना गुना भारी। अगर इसका 10 आया तो ये कह दिया गया कि ये 10 गुना भारी है। किससे? हाइड्रोजन से। तो शुरुआत किससे हुई? हाइड्रोजन से। लेकिन बाद में 1961 में ये तुलना किसके साथ शुरू हो गई? कार्बन के साथ। और कार्बन में भी बाद में समस्थानिक खोजे गए। तो समस्थानिकों में कौन सा? जो प्रकृति में सर्वाधिक है, कार्बन 12, उससे तुलना की गई। और ऐसा क्यों? क्योंकि प्रकृति में सबसे ज्यादा जो पदार्थ है वो कार्बन के मिलने, तो तुलना भी किससे हुई? फिर कार्बन से हुई। और कार्बन से क्या हुई तुलना? कि कार्बन 12 का जो समस्थानिक है उसका 1/12वां भाग, 1/12वां जो भाग है उससे तुलना की गई। और उससे कोई पदार्थ कितना गुना भारी है, ये जो संख्या है वो क्या होती है? उसकी परमाणु संख्या, जो तुलनात्मक अध्ययन है। तो इन चीजों को आप परिभाषा के रूप में लिख लें। देखो हाइड्रोजन शुरुआत में हाइड्रोजन से तुलना करके जो परमाणु भार है वो निकाला गया। तो परिभाषा भी क्या बनी? किसी तत्व का परमाणु भार वह संख्या है जो यह बताती है, प्रदर्शित करे कि तत्व का परमाणु, जो प्रदर्शित करे कि तत्व का परमाणु हाइड्रोजन के एक परमाणु से कितना गुना ज्यादा भारी है, कितना गुना ज्यादा भारी है। ये परिभाषा बनी। सिर्फ एक तुलना थी, किससे? हाइड्रोजन के परमाणु से। हाइड्रोजन को मान लिया 1 इकाई और बाकी किससे तुलना की? कि हाइड्रोजन की उस 1 इकाई से जो परमाणु भार है वो ये बताएगा कि वो कितना गुना भारी है वो परमाणु। ये हो। उसके बाद 1961 में कार्बन 12 से तुलना करके परमाणु भार किसी तत्व का परमाणु भार कार्बन 12 के समस्थानिक के, कार्बन 12 समस्थानिक के 12वें भाग, किसी तत्व का परमाणु भार कार्बन 12 समस्थानिक के 12वें भाग के सापेक्ष उस तत्व के सभी समस्थानिकों का औसत भार होता है। यानी अपन कह सकते हैं कि पहले तुलना जैसे करी हाइड्रोजन से, ठीक है, 1 इकाई मान के जैसे 10 गुना हुआ तो 10 में 1 का भाग दिया तो वो 10 गुना हो गया। अब उसके बाद तुलना करी कार्बन 12 से, और कार्बन 12 के भी कौन से? 12वें भाग से, कार्बन 12 के 12वें भाग से तुलना करी। यानी कहें कि कार्बन 12 का 1/12 भाग करके फिर उसका भाग दिया उसमें जिस तत्व का ज्ञात करना है, तो उससे वो कितना गुना भारी हुआ वो उसका
तत्व का परमाणु भार हो गया। तो तत्व का परमाणु भार बड़ी बात तो सूत्र बनेगा तत्व का परमाणु भार बराबर तत्व के एक परमाणु का भार, तत्व के एक परमाणु का भार बटा क्या करेंगे, कार्बन 12 समस्थानिक है, कार्बन 12 समस्थानिक का 1/12 भाग, 1/12 भाग ये आएगा, इसकी तुलना करेंगे तो ठीक है। अब अपन देख लेते हैं परमाणु के जो मौलिक कण हैं उन पर कितना आवेश होता है, क्या उनका द्रव्यमान होता है। तो एक सारणी बनाते हैं अपन। सबसे पहला कॉलम होगा कण का नाम, सारणी में सबसे पहला क्या नाम होगा, कण का नाम। 1 2 3 कण है अपने पास, तीनों के नाम लिख देते हैं। सबसे पहला लिख दें, कौन सा लिखें, इलेक्ट्रॉन। दूसरा लिख दें प्रोटॉन और तीसरा लिख दें न्यूट्रॉन। ये 3 कण आ गए अपने पास। लंबी सारणी है, क्या क्या चीजें हैं सब अपने को आती हैं। चिन्ह, किस चिन्ह से इनको लिखते हैं। इलेक्ट्रॉन को किससे लिखेंगे, छोटे ई से, प्रोटॉन को पी से, न्यूट्रॉन को एन से। ये इनके चिन्ह हो गए। इसके बाद इनकी प्रकृति, किस तरह की प्रकृति है इनकी। इलेक्ट्रॉन किस तरह का कण है, इलेक्ट्रॉन है एक ऋण प्रकृति का, ऋणावेशित होता है तो ऋण प्रकृति होगी। न्यूट्रॉन की, इसकी प्रोटॉन की धन, और न्यूट्रॉन कैसा होता है, न धन न ऋण, इसको अपन क्या कह सकते हैं, उदासीन। किस तरह की प्रकृति होगी इसकी, उदासीन, ठीक है। उसके बाद में है आवेश, अगला कॉलम है अपना आवेश। अब आवेश में 2 कॉलम बना ले अपन। आवेश में अपन 2 कॉलम बना ले, एक तो कूलाम में, और दूसरा है इकाई में। इकाई के तौर पर इसका देखें तो कैसा होगा, कूलाम में। कूलाम में कितना होता है आपको पता है, इलेक्ट्रॉन पर होता है 1.6 × 10⁻⁻⁹ कूलाम। कूलाम लिखने की जरूरत नहीं, ऊपर अपने लिख दिया है कूलाम में। तो 1.6 × 10⁻⁻⁹, और ये होता है 1.6 × 10⁻⁻⁹। ये धनावेश होता है, उतना ही इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है, ऋणावेश। दोनों पे आवेश समान होता है, और आवेश समान होता है इसलिए परमाणु क्या होता है, उदासीन। आवेश समान भी होता है, आवेश की मात्रा भी समान होती है, और प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या भी समान होती है उदासीन परमाणु में। तो इसलिए पूरा आवेश निरस्त होके ये परमाणु एक उदासीन कण रहता है। फिर तीसरा है न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन पे कैसा आवेश होता है, कोई आवेश नहीं होता, उदासीन होता है। तो आवेश क्या लिख देंगे अपन, 0। क्या लिख देंगे, इकाई में अगर देखें तो ये -1, इसको आप लिख देंगे +1, और ये कैसा है 0 में से लिख दो या 0 लिख दो। ये इस पे आवेश रहता है। अब आवेश के बाद में अपन लास्ट चीज क्या रहेगी, द्रव्यमान। क्या हो गया, द्रव्यमान। द्रव्यमान भी अपन 2 तरह से निकाल सकते हैं, एक तो AMU में, एटमोस यूनिट में, और एक इसका kg में। ये 2 तरह के द्रव्यमान हैं जो अपने को याद रखने। AMU में इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, 0.0005484, 0.0005484।
0.0054, यहाँ पॉइंट लीजिए ना, 54, ये बड़े लिख दो थोड़ा सा, ये 5484 ये होता है। और किलोग्राम में कितना होता है? 9.109 गुणा 10 की पावर माइनस 31, 9.1 गुणा 10 की पावर माइनस 31, 9.109, 9.109 इंटू 10 की पावर माइनस 31 किलोग्राम। फिर बात है प्रोटॉन की, तो प्रोटॉन में एएमयू में होता है 1.007277 और किलोग्राम में होता है 1.672 गुणा 10 की पावर माइनस 27, 10 की पावर कितना होता है? माइनस 27। उसके बाद में है न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन पर द्रव्यमान कितना होता है? 1.8665 और किलोग्राम में कितना होता है? किलोग्राम में होता है बिल्कुल प्रोटॉन के समान ही, लगभग 1.674 गुणा 10 की पावर माइनस 27। ये और ये दोनों लगभग समान ही है, ये दोनों लगभग क्या है? समान है। तो ये आपको ध्यान रखना है, इसमें ये पूरी सारणी आपके ध्यान में होनी चाहिए।